Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is features of democracy. तो कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वेव्स रहते हैं, जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होता है जो एक टीचर है मैटिल्डा और उसके कुछ स्टूडेंट्स मैरी रैबिंग, तो उनके कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, और उसी से हमें पता चला कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है एंड व्हाई वी नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी वर्ड जो होता है वो हर एक बंदे के लिए सेम नहीं होता है। किसी के लिए डेमोक्रेसी लोगों का वोट करना है, किसी के लिए डेमोक्रेसी अपनी पावर्स को एंजॉय करना होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने कल डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टुडेज आवर टॉपिक इज नाउ फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जब हम पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है, which form of government the democracy is, in which the ruler, जहाँ पे जो रूलर होता है, ठीक है, जो रूल करने वाला होता है उसे कौन इलेक्ट करता है? लोग खुद, by the people। ठीक है, and this may डेफिनेशन में रूलर कौन है? अब रूलर से दिमाग में किंग भी आता है ना? तो विच ऑफिशियल्स, कौन से ऑफिशियल्स जो है जो इलेक्ट किए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, कौन से डिसीजन जो है वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, यानी जिनको हमने इलेक्ट नहीं किया होता है, फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर होते हैं, केएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो उन्हें मत हम इलेक्ट करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें चुना जाता है। जैसे कि कोई एग्जाम देता है, पास हो जाता है, ठीक है, किसी पोस्ट पे वो लग जाता है, तो वो ऐसे कोई ऑफिसर बन जाता है, तो वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल कहलाएंगे, उन्हें हम इलेक्ट नहीं करते हैं। या जिन्हें हम इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है, अब उसको हम लोग मत डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, उसको कौन इलेक्ट करता है? उसे मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं। अब वो मिनिस्टर को किसने इलेक्ट किया होता है? लोगों ने। इट मींस हमारा इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है वहां पे। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन अराइज यहाँ पे होता है कि किस काइंड का इलेक्शन, किस टाइप का इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, और उसके लिए कौन सी कंडीशंस है जो फुलफिल होंगी तभी जाके हमें लगेगा कि इट इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया। एंड हु आर द पीपल, और ये लोग कौन है जो इलेक्ट करते हैं एज रूलर्स। ठीक है, जो ये रूलर्स होते हैं ये कौन से लोग होते हैं, और जो इनको इलेक्ट करते हैं वो कौन से वो कौन से पीपल होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर हर एक सिटीजन है, मतलब जो इलेक्ट किया गया है, जो रूलर है यहाँ पे, या जो इसको इलेक्ट कर रहा है, कोई कॉमन पीपल, क्या दोनों सिटीजन का इक्वल बेसिस है? ठीक है, क्या डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन के कुछ राइट दबाए जाते हैं? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। फाइनली, किस टाइप की गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी के अंदर? अब जब बनती है तो किस टाइप की? तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर रहता है वो वही करता है, अपनी मन मर्जियां करता है जो भी उसको डेमोक्रेसी में करना हो? ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शंस के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाई जाती है या फिर ये अपनी मनमर्जियां चलाते हैं? ठीक है, एंड इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है डेमोक्रेसी में कि सिटीजन एक दूसरे के राइट्स की इज्जत करे? ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपको। अब है यहाँ पे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो कुछ ऐसे डिसीजंस जो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। यानी पहला जो क्वेश्चन रहता है कि रूलर कौन रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है पाकिस्तान की, ठीक है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो वहाँ के मिलिट्री कोप थे, वो मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने कुर्सी संभाली थी 1990 में, और इनको ओवरथ्रो किया था। मतलब कि लोग क्या चाहते थे? लोग चाहते थे कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री मिलनी चाहिए। तो ये जो मिलिट्री डिक्टेटर था, ये इसको लोगों ने नहीं बिठाया था, ये थ्रू डिक्टेटरशिप वहां पे उस कुर्सी पे
बैठा था, क्योंकि इसने खुद को ही क्या बनाया था, खुद को ही वहां पे एग्जीक्यूटिव बनाया था कंट्री का, यही पे मतलब इम्प्लीमेंट करता था लॉज वगैरह, ठीक है। एंड लेटर इसकी जो डेजिग्नेशन है, मतलब पहले ये मानो सीएम था, चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो उसके बाद ये प्रेसिडेंट कहलाता है 2002 में, ठीक है। एंड उसके कुछ और साल बढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है या डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो है, तो वहां पे इनका रोल रहता है कि ये जो खुद ही बैठा कुर्सी पे, खुद को खुद इलेक्ट किया एज ए प्रेसिडेंट, लोगों की कोई चॉइस नहीं है, तो इट्स ए माल प्रैक्टिस, मतलब कि ये जो भी कर रहा है ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। लोग नहीं चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने, ठीक है, समझ आया यहाँ पे। तो अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क इशू, एक ऑर्डर इशू किया गया, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का वो थोड़ा चेंज किया गया, ठीक है। एंड देन जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो डोमिनेट करते थे, तो उनके ऊपर बहुत सारे लॉज आए। जो पाकिस्तान है वहां पे इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन जब हुआ तो लोगों की चॉइसेस सामने आई, ठीक है। बट फाइनल पावर जो है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से वहां डेमोक्रेसी आई, नहीं, इलेक्शन हुआ, लेकिन रेस्टेड पावर जो था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में ही रहा। तो बहुत सारे रीजंस थे कि क्यों वो जनरल के हाथ में रहे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहती है, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, उनमें से पाकिस्तान एक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये जो रूलर्स है, कैन वी से दैट कि रूलर जो इलेक्ट किए जाते हैं पाकिस्तान में, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, तो लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉर द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, मतलब स्टेट असेंबली के लिए भी और नेशनल असेंबली के लिए भी। बट वो रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअली यहाँ पे रूलर नहीं बन रहे हैं, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, क्योंकि फाइनल डिसीजन अब किसके हाथ में, यहाँ पे मिलिट्री जनरल के हाथ में, जैसे मुशर्रफ, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल मुशर्रफ ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और मोस्टली ये कहाँ पे डेमोक्रेसी में होता है, ये मोनार्की में होता है, जहाँ पे किंग वगैरह होते हैं। तो दे फॉर्मली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट बनाई, लेकिन रियल पावर जो है वो इलेक्टेड नहीं है, मतलब कि वहां पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो रियल पावर है, लाइक जिसके हाथ में रियल पावर है, वो लोगों के द्वारा चुने गए नहीं है, तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रियल पावर या कुछ एक्सटर्नल पावर जो लोकली इलेक्टेड, मतलब जो लोकली लोग जो रहते हैं विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उसे हम लोगों की पावर नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है ही नहीं। यहाँ पे आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे आपने एमएलए को चुना, लेकिन सीएम जो है उसको आपने चुना ही नहीं था। मानो आपको पता भी नहीं था कि हमारे स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर वो आएगा जिसका जिक्र या नामो निशान पार्टी में है ही नहीं, जिस पार्टी को आपने वोट किया। तो ऑब्वियसली आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे पीपल्स रूल है, यहाँ पे लोगों का रूल चल रहा है, ठीक है। तो पहला फीचर क्या सामने आता है, अब इसी से आप पहले फीचर के बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है। पहले फीचर के बारे में आप पता लगा सकते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन पावर मेकिंग है वो उसके हाथ में होनी चाहिए जिसके हाथ पे, यानी लोगों ने जिसको इलेक्ट किया है। ये पहला फीचर सामने आया, मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या रखी, कंडीशन यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दी पाकिस्तान की, कि वहां पे इलेक्शन तो हुआ, लेकिन रेस्टेड पावर्स जो फाइनल डिसीजन लेता वो कौन लेता, वो जनरल परवेज मुशर्रफ लेता, जो कि लोगों की चॉइस नहीं,
इलेक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, उसको कोई इलेक्ट नहीं करता है। वो मिलिट्री डिक्टेटर मतलब रह चुका था, मिलिट्री कूप रह चुका था, तो उसने खुद को खुद ही इलेक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट, डेजिग्नेशन अपनी चेंज की। एंड यहाँ पे लोगों के साथ एक बायस्ड रहा, ठीक है, उनके व्यूज अलग थे, उनका तरीका अलग था और लोगों की चाहत अलग थी। समझ आया? तो पहला फीचर क्या रहा कि इन डेमोक्रेसी जो फाइनल डिसीजन रहता है पावर मेकिंग मस्ट रेस्ट विद दोज, उनके हाथ में होना चाहिए, विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने गए हो। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा फीचर, अब देखो दूसरा फीचर खुद ही आपको समझ आएगा कि जब लोग चुनेंगे किसी को जिसके हाथ में फाइनल पावर हो, तो वो तभी चुन सकते हैं जब इलेक्टोरल कंपटीशन जो रहता है वो फ्री एंड फेयर हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मतलब फ्रॉड करेगा, ठीक है, उसका जो कंपटीशन है उसको हटाएगा, कंट्री के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एक हो गई, तो कंपटीशन रहेगा, पार्टी बार बार पावर में आएगी ना, तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि चाइना में था, वहां पे पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, डोमिनेंट पार्टी, या वहां पे एक ही मतलब सोलो वो पार्टी क्या करती थी, हर साल वही इलेक्शन जीतती थी। कंट्री का जो पार्लियामेंट होता था वो एक ही मतलब पार्टी में अलग अलग इंसान को जो है अपना प्रेसिडेंट चुनते थे। ठीक है, अब वहां पे चाहे 3000 मेंबर थे पूरे चाइना में, ठीक है, पूरे चाइना में एक ही पार्टी जो थी वो हैंडल करती थी। कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो आर्मी से थे, कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो पुराने मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, अब जब ये कम्युनिस्ट पार्टी आगे निखर के सामने आती है 2002 और 2003 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी स्मॉलर पार्टीज भी, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी के अलाइज थे, अलाइज मींस इसके पार्टनर्स थे, ठीक है, तो वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इलेक्शन, लाइक मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि अगर 8 पार्टी जो थी, छोटी छोटी पार्टीज, अगर वो इलेक्शन जीतती, तो फिर भी यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि उस पार्टी ने इलेक्शन जीते, यहाँ पे ये कहा जाता था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया। इट मींस वो छोटी पार्टीज भी किसके अलाइज थे, किसके हामी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। समझ आया? तो लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब चाइना के अंदर 1930 में, तो मैक्सिको में पहला इलेक्शन मतलब होल्ड किया गया, एंड वहां पे प्रेसिडेंट को चुना गया फॉर 6 इयर्स। ठीक है, तो कंट्री जो है वहां पे कोई भी डिक्टेटर रूल नहीं रहा अंटिल कब तक, 2000 तक। हर एक इलेक्शन जो है वो पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी जो है वही जीती थी। ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो पहले मतलब उनको इजाजत नहीं होती थी, कोई ऑपोजिशन नहीं होता था, कोई नेक्स्ट पार्टी नहीं होती थी। बट अब जब ओपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो जीतते नहीं थे, क्योंकि वहां पे जो पीआरआई थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो होती थी, वो काफी डर्टी ट्रिक्स खेलते थे इलेक्शन जीतने के लिए, और बाकी का जो ओपोजिशन पार्टी होती थी वो कभी उनको जीतने का मौका मिलता ही नहीं था। ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, टीचर्स होते थे, उनको ये इलेक्शन अटेंड करना होता था। मीडिया जो है उनको काफी इग्नोर करना पड़ता था कि ये जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उनको खाली क्रिटिसिज्म के लिए रखा जाता था। जो पोलिंग बूथ्स होते थे उनको शिफ्ट किया जाता था लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे वो शिफ्ट किए जाते थे और वोट्स की चोरी हो जाती थी, मतलब इस तरह की चीजें हो जाती थी। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको क्यों बताई गई है कि ये जो एग्जाम्पल्स है, अगर इसमें से इलेक्ट होके निकलते हैं लोग, तो वो लोगों के चॉइसेस पे नहीं, वो अपने ट्रिक्स के जरिए इलेक्ट हो रहे हैं।
है ना, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। चाइना में इलेक्शन जो हो रहे हैं वो लोगों की सीरियस चॉइस नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वोटों की चोरी हो रही है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। कैन वी कॉल दिस इज अ चॉइस? हम इसको कह सकते हैं कि ये चॉइस है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, है ना। दे हैड नो चॉइस, उनकी कोई भी चॉइस नहीं है, जबकि लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन है। ऑपोजिशन पार्टीज भी है, रेवोल्यूशनरी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बट स्टिल यहाँ पे एक ही पार्टी जीत रही है। वो इसीलिए जीत रही है क्योंकि वो ट्रिक्स खेलती है, ठीक है। वहां पे ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इसको हरा सके। इवन जब लोग इसके अगेंस्ट हुए कि देयर आर नॉट फेयर इलेक्शंस, ठीक है, तो सेकंड फीचर डेमोक्रेसी का यहाँ पे सामने आएगा कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहला क्या फीचर था? पहला फीचर फिर से रिकॉल करो। डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन है वो उसके हाथ में होना चाहिए, मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों ने जिसको चुना हो उसी के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। सारी नहीं, मतलब सेपरेट करके ही पावर, बट जो फाइनल पावर डिसीजन मेकर होगा उसको लोग चुनने चाहिए, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे फीचर सामने आया। दूसरा फीचर क्या आया कि ये जो डेमोक्रेसी है ये उसका जो बेस्ड है, ठीक है। मतलब आप इमारत खड़ी कर रहे हो, इमारत के नीचे जो हम कश्मीरी में जिसको हम बोलते हैं ना कुन कुंजुन, ठीक है, तो मकान से कुंजु खसा ये लो सुई आइस कमजोर, ठीक है, समझ आया। जब आपकी फाउंडेशन कमजोर होगी तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है। सेम चीज यहाँ पे, जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं होगा, दोज हु करंटली इन पावर, जो भी अभी पावर में है, अगर उन्होंने चांस लिया है, लेकिन वो फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, बट फेयर तरीके से, सही मानों में। समझ आया ये? तो दो मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए इसमें, ठीक है। अभी आपको और फीचर्स इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि दो फीचर्स है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, दूसरा रूल ऑफ लॉ रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है। तो दो फीचर्स जो रहेंगे, और उसी के साथ समरी डेफिनेशन, जो फिर से आप मतलब एक तरह से कंक्लूजन पढ़ेंगी कि डेमोक्रेसी में हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये कल हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है कि व्हाई डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को क्यों चुन रहे हैं, ठीक है। क्लास खत्म हो, टिल, अल्लाह हाफिज।